पता है कि हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो वर्कशॉप है, रिबूट योर माइंड, अपने मन को रिबूट करें। अब मन को रिबूट करना क्या हुआ? आप में से कितने लोग जानते हैं कि मोबाइल को रिबूट किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, मोबाइल को, लैपटॉप को रिबूट किया जाता है और रीस्टार्ट भी किया जाता है। तो रीस्टार्ट क्या करना हुआ और रिबूट करना क्या हुआ, इस सेशन में हम समझेंगे और किस तरह माइंड से हम उसको लिंक करेंगे। प्रारंभ करते हैं आज की वर्कशॉप। दोनों पैर घुटनों से मोड़कर सुखासन में बैठ जाएं। नहीं बैठ सके कोई बात नहीं, इजी गोइंग, हम ध्यान नहीं कर रहे हैं। दोनों हाथ घुटनों पर रख लें। सहज भाव से कमर, गर्दन, रीढ़, चेहरा सीधा कर लें और अब कोमलता से अपने नेत्र बंद कर लें। और अब अपने मन को अपने मन पर ले जाएं और स्वयं अपने मन में उभरे विचारों को देखना प्रारंभ करें। विचारों को रोकने का मैं नहीं कह रहा हूं आपसे, क्या विचार आ रहे हैं उन विचारों को देखना प्रारंभ करें। विचारों के साक्षी बने, आने दे विचारों के प्रवाह को और उन्हें विटनेस करें। देखते जाएं मन में क्या विचार आ रहे हैं। जो भी विचार सोशल, नेगेटिव, पॉजिटिव, आपके जीवन से संबंधित, पड़ोसियों से संबंधित, आपके प्रोफेशन से संबंधित, आपके दोस्तों से संबंधित जो भी विचार आ रहे हैं, आने दे। अच्छे विचार, बुरे विचार। अब कोमलता से अपने नेत्र खोल लें। आप में से कोई भी शेयर करना चाहें? चाहे मैडम, आपके मन में क्या विचार आया? सर मैं ना हमेशा प्रेजेंट के बारे में नहीं सोचती। बहुत बढ़िया, यही विचार था कि अपन योग टेम्पल आए हुए हैं। गुड। ये छाया दी के मैडम हमारे योग टेम्पल के रेगुलर, पिछले 8 सालों से रेगुलर मेंबर हैं और बड़ा ट्रिमेंडियस चेंज इनमें योग अपनाने के बाद आए। इनका कहना है कि अभी इस प्रेजेंट में सोच रहे थे कि मैं तो योग टेम्पल पर आई हूं, इस सेशन को अटेंड करने आई हूं। मतलब ये लिव इन मोमेंट में थी, प्रेजेंट मोमेंट में। आप बताएं रेखा जी, आपके मन में क्या विचार थे? प्रेजेंट में। इज इट पॉसिबल कि प्रेजेंट में थे? क्या आपके मन में यह विचार नहीं था कि मेरे मन में क्या विचार आ रहे हैं? क्या आपके मन में यह विचार नहीं था कि मेरे मन में विचार नहीं आना चाहिए? आप बताएं कृष्णा सर। जी, आप कृष्णा सर अहमद नगर से बिलोंग करते हैं और श्री सत्य साईं बाबा के परम भक्त हैं। आप कह रहे हैं कि आश्रम से संबंधित कुछ बातें, विचार आपके मन में आ रहे थे और आप में से कोई भी शेयर करना चाहें? पॉजिटिव, नेगेटिव, बिल्कुल निसंकोच, हम लोग सब एक जैसे हैं। आज की वर्कशॉप में हमने बात करना है नेगेटिव थॉट्स पर ज्यादा, उन स्मृतियों पर ज्यादा जो हमें पीड़ा, कष्ट, दुख देती है। उन स्मृतियों को आज हम यहां से बाहर करके जाने का प्रयास करेंगे। यही रिबूट योर माइंड है, यही अपने माइंड को रिबूट करना है, रीस्टार्ट करना है। इसका एक निचला पायदान है रीस्टार्ट करना, रिबूट योर माइंड। पूरी तरह आपके डिवाइस को, आपके मोबाइल को कनेक्टिविटी हटा दें। कनेक्टिविटी हटाकर पूरा डिवाइस बंद करके, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बंद करके फिर रिबूट किया जाना। इसी तरह हमारे माइंड को हम करने का प्रयास करेंगे। और किसी का कोई विचार बताएं दवे जी। मैं अपने ध्यान को और योग के प्रति आकर्षित करने के मेरा विचार है। देखिए, ये जो थॉट्स मेरे सामने आ रहे हैं वो जनरली उन पर्संस के जो डेली योग साधना करते हैं। तो अब इस बात का भी सार हम ये निकाले हैं, जैसे कृष्णा जी आध्यात्मिक माहौल में रहते हैं, श्री सत्य साईं बाबा के परम भक्त हैं और इनकी ढेरों एक्टिविटीज ये जीवन भर हर महीने प्रतिदिन कुछ ना कुछ करते हैं। या छाया दीदी मैडम प्रतिदिन योग साधना करती है। सीपी दवे जी जिन्होंने कहा कि मैं अपनी योग साधना के बारे में बात कर रहा था, इट मीन्स जो लोग योग साधना में रत हैं वे कहीं न कहीं अपने मन को संतुलन बनाए रखने में सक्षम है। एक सीख हमने अभी प्रारंभिक अवस्था में ही इस बारे में ली। अब हमारा आज का जो टॉपिक है, जो मैंने अचानक से जो मैसेज बनाया उसमें लिखा था नेगेटिविटी, नकारात्मक विचार, ओवर थिंकिंग। सेकंड सब्जेक्ट जो टॉपिक हमने लिखा था नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग, तनाव, एंजाइटी। नरेश जी आप इस पर बैठ जाएंगे, आपको समस्या होता है, कुर्सी पर बैठ जाए। डिप्रेशन, भय, फोबिया, ये कुछ अलग अलग टॉपिक्स है। साधारणतः हम समझते हैं कि नेगेटिव थॉट्स
और ओवर थिंकिंग एक ही है, मगर कहीं ना कहीं उन दोनों में कुछ डिफरेंस है। कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थॉट्स में डिफरेंस है। नेगेटिव थॉट्स का मतलब तो हम सभी जानते हैं, मन में नकारात्मक विचार आना। जैसे एक स्टूडेंट, उसकी एग्जाम आने वाली है कुछ दिनों बाद में, 15 दिन बाद एग्जाम आने वाली है, तो उसके मन में ये नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जबकि वो अच्छे से इंटेलिजेंट है, सारी एजुकेशन वो अच्छे से स्टडी अपने अकॉर्डिंग अच्छे से कर चुका है, फिर भी उसके मन में ये विचार आना कि 15 दिन बाद मेरी एग्जाम आने वाली है, क्या मैं उस एग्जाम को अच्छे से अपेयर कर पाऊंगा, क्या मैं अच्छे से अपने पेपर दे पाऊंगा, क्या मुझे एग्जाम में अच्छे से मार्क्स आएंगे, क्या मेरा टारगेट में अचीव कर पाऊंगा, ये नेगेटिव थॉट्स है। और ओवर थिंकिंग में भी हम बात करें तो अनावश्यक विचारों का प्रवाह ज्यादा आना। अनेकों वैज्ञानिक रिसर्च में यह प्रूव हुआ है कि एक साधारण मनुष्य, कॉमन मैन के मन में 1 मिनट में लगभग 50 से 60 विचार आते हैं, 50 to 60 थॉट्स एक कॉमन मैन के मन में। अब जिसका मन थोड़ा ज्यादा संतुलित है, जो प्रतिदिन योग ध्यान साधना कर रहा है, मे बी कि उसके थॉट्स 30 पर टिक जाए, 35 पर टिक जाए। और जो ओवर थिंकिंग का शिकार है, बताएं कितने विचार तक आएंगे उनके मन में? शेयर करें। 100, एकदम सही फिगर बोला आपने। कॉमन मैन के मन में भी 60 थॉट्स एक मन में आ रहे हैं, तो ओवर थिंकिंग का जो शिकार व्यक्ति है उसके मन में शायद 100 थॉट्स तक, 120 थॉट्स तक, 150 थॉट्स तक भी आ सकते हैं। और ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं, चाहे नेगेटिविटी से अलग हो, पर कहीं ना कहीं उससे जुड़ी हुई है। जो भी व्यक्ति ओवर थिंकिंग का शिकार है, उनके थॉट्स में परसेंटेज ऑफ थॉट्स नेगेटिविटी का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पॉजिटिविटी का। आप स्वयं अनुभव कीजिएगा, जब भी आपका हृदय प्रसन्न होता है, जब आप सेटिस्फाई होते हैं, जब आप संतुष्ट होते हैं, तो नंबर ऑफ थॉट्स आपके कम आ जाते हैं। लेकिन जब भी आप किसी तनाव में हैं, कोई बुरी घटना आपके साथ, वो चाहे आपके ओपिनियन में बुरी हुई हो, उस समय नंबर ऑफ थॉट्स आपके काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब कुछ अच्छी अच्छी रोचक चीजें हम करेंगे ताकि ये हमारा सेमिनार टॉक शो के रूप में परिवर्तित हो सके। आप सब इस तस्वीर को देखिए, ऊपर येलो कलर का जो बोर्ड है, आप इसकी तरफ देखिए। आप देखिए लगभग आधा मिनट उसे ऑब्जर्व करें, उसे आप ऑब्जर्व करें, उसके बाद हम उसके बारे में बात करेंगे। आप सबने उसे देख लिया है, पीछे के लोगों को सबको दिख रहा है? देखिए लाइट प्रॉपर ऑन है। ऑलराइट, अब आप बताएं इस तस्वीर को देखकर अपने अपने थॉट्स। तस्वीर एक ही है, एक ही फोटो है, उसमें एक ही तरह के पिक्स है, एक ही तरह के दृश्य है। सुधा जी आप बताएं, आपको क्या दिख रहा है उसमें? योग की आकृति आपको दिखी है, उसमें जो स्टेच्यू है वृक्षासन, आपने उस आकृति को देखा। आप बताएं प्लीज, आपने क्या देखा? पिंक योग वृक्षासन पर ही आपने देखा। आप बताएं? वृक्षासन देखा। और कोई किसी ने कुछ और देखा? बताएं प्लीज। ओम की आकृति देखी। अधिकांश लोगों ने ऐसा माना जाए कि ओम की आकृति। अब वृक्षासन, ओम की आकृति, इसके अलावा तीसरा कुछ ओपिनियन? तीसरा आपका कोई स्टेटमेंट आप में से? बहुत सुंदर, कृष्णा सर ने कहा ओम में लाइट्स निकल रही है। और थोड़ा उच्च अवस्था में हम जाएं, बताएं। सूरज की तरह दिख रहा है। ओम सूरज की तरह दिख रहा है, तो इसमें क्या पॉजिटिविटी है? सूरज क्या करता है हमारे जीवन में? रोशनी देता है, या और थोड़ा सा एडवांस बोले, एग्जैक्टली, सूरज हमें एनर्जी प्रदान करता है। इस ब्रह्मांड को चलाने वाला एकमात्र सूरज ही है। हमें लगता है कि रात्रि में सूरज चला गया, नहीं गया, वो अपना कार्य कर रहा है। यदि 2 घंटे 3 घंटे भी सूरज यदि चला जाए, सूरज नाम का प्लेनेट, तो समस्त पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए तस्वीर एक ही है, जो मैं आपसे टॉक करना चाह रहा हूं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। फोटो एक ही है, लेकिन सबके यहां बैठे जितने भी 60 70 80 लोग हैं, सबका ओपिनियन उसी फोटो के बारे में अलग अलग है, और सबका ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही है। किसी को वृक्षासन दिखा, फिर किसी को सिर्फ ओम दिखा। कृष्णा सर का कहना है कि ओम में से लाइट निकल रही, वो दिखा। डॉक्टर प्रियंका जैन मैडम गायनेकोलॉजिस्ट है, आपका हॉस्पिटल में क्या नाम है? नवकार हॉस्पिटल, जो अपूर्व नर्सिंग होम हुआ करता था अग्रवाल नगर में, उनकी ऑनर है डॉक्टर प्रियंका जैन मैडम भी हमारे यहाँ पिछले 1 वर्ष से लगातार योग साधना में आ रही है। तो देखिए हम उसी तस्वीर में से आपकी सोच क्या है,
तस्वीर एक ही, अगेन आई एम आस्किंग, उस चीज को हम अपने जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थितियों से, प्रॉब्लम से कनेक्ट करने वाला हूं मैं। परिस्थिति एक ही सबके सामने, एक ही जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति किसी दिन छोटी सी आई, अब आप उसको कैसे टैकल करते हैं, आपका रिएक्शन उस विपरीत परिस्थिति के प्रति क्या है, उसी बात को हम इस फोटो से लिंक कर रहे हैं। बहुत उच्च अवस्था में हमने इस फोटो के बारे में बात की, तो सिर्फ ओम नाद नहीं है, ओम में से जो प्रकाश स्फटित हो रहा है, वो प्रकाश हमारे मन के अंधकार को, हमारी नेगेटिविटी को, हमारी एंजाइटी, चिंता, क्रोध, तनाव, डिप्रेशन को दूर करने में सक्षम है। ऐसे दृश्य आप ऑल टाइम अपने जीवन में देखिए, ऑल टाइम कहीं ना कहीं आपको ऐसे दृश्य दिखेंगे। अब जैसे इस पेड़ की बात करें, आपको विंडो में से बाहर ये पेड़ दिख रहा है, हरे कलर का पेड़, यूं साधारणतः पेड़ है, लेकिन यदि आप इस पेड़ की तरफ देखकर आप अपने इसको जीवन, आप इसमें जीवन शैली बना ले, लाइफ स्टाइल बना ले, कि जो भी देख रहे हैं उसे पूरी ऊर्जा के साथ देखें। जैसे इस तस्वीर में हमने ये देखा कि सूरज से प्रकाश निकल रहा है, सूरज का प्रकाश ओम से निकल रहा है और मेरे मन को प्रकाशित कर रहा है। एक सेकंड का ये थॉट्स आपके कई दिनों की पिछली तनाव को शायद दूर करने में सक्षम हो सके। जैसे ग्रीन कलर इस बात का सूचक है, हरा कलर, हरियाली जो आपके मन को ऊर्जा प्रदान करती है, उसी तरह हरा कलर भी ऊर्जा प्रदान करने वाला ही कलर माना गया है। जैसे सफेद कलर शांत कलर माना गया है, उसी प्रकार ग्रीन कलर। अब इस पेड़ से हम कई तरह की शिक्षा ले सकते हैं। अब जो डिप्रेशन का शिकार व्यक्ति है, जो नेगेटिव थिंकिंग का शिकार व्यक्ति है, वो मैं भी कि इस पेड़ के लाखों पत्तों में चंद जो सूखे पत्ते हैं, शायद इधर ही बैठ जाओ, शायद वो उन सूखे पत्तों पर अपनी निगाहें, दृष्टि बनाकर रखे, और शायद हम उससे पूछें तो वो यही कहेगा कि इस पेड़ पर सूखे पत्ते लगे हैं। लेकिन जीवन हम दर्शन हमें क्या कहता है, जीवन एक दर्शन है। जीवन दर्शन हमें कहता है कि पेड़ पर जो बहुत सारे हरे पत्ते हैं उनकी तरफ हम देखें, न कि चंद सूखे पत्तों की तरफ हम देखें। यही तो जीवन हमें कहता है। तो इस तरह हमें, अब हम बात कर रहे थे विपरीत परिस्थितियों की, जिस तरह हम इस तस्वीर में हमने अलग अलग ओपिनियन देखे। अब एक छोटी सी अपोजिट सर्कमस्टांसेस की हम बात करें। सपोज फीमेल्स भी यहां पर काफी है, आपके यहां डेली पूरे दिन का कार्य करने वाली मेड आती है, आपके यहां घरेलू कोई महिला आती है जो घर का कार्य करती है। अब किसी दिन वो मेड नहीं आई अचानक बिना किसी इंफॉर्मेशन के, एंड यू आर नॉट रेडी फॉर दैट, तो उस कंडीशन में क्या रिएक्शंस आपकी लाइफ में आएंगे। एक छोटी सी विपरीत परिस्थिति है, मैं भी कि कोई महिला बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाए, बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाए, बहुत ज्यादा व्यग्र अधीर हो जाए, तनावग्रस्त हो जाए, और मैं भी जो अपोजिट स्वभाव वाली महिला है वो कहेगी ओके लेट इट गो, देखते हैं मैं मैनेज करती हूं, आई विल मैनेज इट। एक और शिक्षा की बात यदि हम करें, जीवन में जब भी कोई विपरीत परिस्थितियां आती है, जिनको हम साधारण भाषा में प्रॉब्लम कहते हैं, प्रॉब्लम तो आई है जीवन में, वो आएगी ही, आप उन्हें रोक नहीं सकते हैं, आप उन्हें रोक नहीं सकते। भगवान राम, भगवान कृष्ण भी, उनका जीवन भी संकट से भरा था, पूरा जीवन उनका संकट से भरा रहा। अचानक मेरे मुंह से भगवान राम और कृष्ण का नाम आया, तो उसी पर हम बात करें, फिर वो प्रॉब्लम की बात पर आएंगे। जब वे भगवान थे, भगवान राम भगवान थे, ईश्वर थे, भगवान कृष्ण ईश्वर थे, तो क्या यह पॉसिबल था कि भगवान राम की वाइफ को कोई चुरा कर ले जाए, अपहरण करके ले जाए? इज दैट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है। क्या उनमें पावर नहीं था कि वो रावण को रोक सकते थे? क्या भगवान कृष्ण में पावर नहीं था कि वो कंस को अपनी नगरी में बैठकर ही उसका वध कर सकते थे? था, मगर उन लोगों ने जन्म क्यों लिया? भगवान राम और भगवान कृष्ण की जो कथाएं हैं, जो उन्होंने इस पृथ्वी पर अवतार लिया, अवतार लेने का शायद कारण यही रहा होगा कि आज के कलयुगी जीवन में हम जैसे मनुष्य को वो शिक्षा प्रदान करना चाहते थे। वे कुछ अपनी स्टोरी से बताना चाह रहे थे कि हम भगवान होते हुए भी संकटों से अछूते नहीं रहे। तो फिर हम कॉमन मैन कैसे इस बात को एक्सपेक्ट करें कि हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां नहीं आएगी? अब भगवान कृष्ण की बात करें, जो विष्णु के ही अवतार थे, उनके जीवन के भी हम गाथा की बात करें, तो जिस शिशु ने जन्म ही जेल में लिया, आप इमेजिन करें, जिस शिशु ने जन्म ही जेल में लिया, तो क्या उसे डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए था बड़े होकर? जिस शिशु की मां ने जन्मते ही उसे त्याग कर किसी और मां ने उनको पाला हो, किसी और मां ने उनको पाला हो, फिर थोड़ा बड़ा उन पर, उनके जन्म के पहले उनकी बहनों को किसी के द्वारा मार दिया गया हो,
फिर जन्म के बाद लगातार उन पर अटैक किए गए, एक के बाद एक। पूतना उनको उठाकर ले गई, आप में से जिनको पता हो भागवत कथा। कालीनाथ ने उनको मारने का, नाग ने मारने का प्रयास किया। तो ऐसे जब विपरीत परिस्थितियां, भगवान राम की यदि हम बात करें, देखिए परिस्थिति जब अपोजिट आती है तो आप अपने मन को कितना उसके लिए एक्सेप्टेंस वाले इमोशन अपने मन में लाते हैं, आप कितना उनको तेजी से स्वीकार करने की क्षमता रखते हैं, ये भगवान राम से सीख लेना चाहिए। क्या सीख लेना चाहिए बताइए? उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था बताएं? वनवास। एग्जैक्टली। जिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आज पता है कि कल सुबह मैं अयोध्या नगरी का राजा बनने वाला हूं, मैं इस नगरी का राजा, मेरा राज्याभिषेक होने वाला है, और अचानक एक टर्निंग पॉइंट उनकी लाइफ में आया कि उनके पिताजी ने उन्हें वनवास का आदेश दिया, और वनवास भी 14 वर्ष का, और बिल्कुल वनवासी की वेशभूषा में। उन्होंने लेश मात्र भी इस बात को तनाव के रूप में अपने मन को न लेते हुए, अपने पिता की आज्ञा को सहर्ष स्वीकार करते हुए, जो राजसी वस्त्र थे ठाट बांट के उनका त्याग करते हुए, सन्यासी का वेश धारण करते हुए, सिर्फ धनुष बाण और कमंडल उठाकर वन की ओर चल दिए। तो यह कितनी फ्लेक्सिबिलिटी उनके माइंड की थी। ठीक है, हम ईश्वर तुल्य नहीं हो सकते हैं, तो ये सारी जब परिस्थितियां भगवान कृष्ण और भगवान राम ने जो लीलाएं रची, इनको लीलाएं कहा जाता है। उनको बहुत सारे लोगों का साथ लेना था भगवान राम को। क्या सीता जी का जब अपहरण करके रावण ले गए, तो क्या भगवान राम वन से ही ऐसा कोई तीर नहीं चला सकते थे कि रावण का वध हो जाए? उनके पास इतनी शक्तियां थी, पर उन्होंने सारी लीलाएं रची। हनुमान को अपने साथ लिया, सुग्रीव को अपने साथ लिया, वानर सेना को अपने साथ लिया। इन सबसे सीखा जा सकता है। क्या सीखा जा सकता है? कि हमारे जीवन में जब कोई विपरीत परिस्थितियां आए तो हम यह ना करें कि कमरे में चले जाएं, डिप्रेशन में चले जाएं। अपने सराउंडिंग में जो अपने मित्र है, जो हमारे वेल विशर है, उनके पास जाएं, उनसे सहायता मांगे। भगवान राम छोटे तो नहीं हुए, राम हनुमान की सहायता लेकर, सुग्रीव की सहायता लेकर, छोटे छोटे वानरों की सहायता लेकर, और उनका कद बढ़ा उससे। तो जब भी ऐसी विपरीत परिस्थितियां आए, इससे हम यही सीख लें कि अपने दोस्तों के साथ, वेल विशर के साथ, जहां भी आप अपने हृदय की बात रख सकें, उनसे शेयर करें, उनसे हेल्प लें, और उस विपरीत परिस्थिति से बाहर आने का आप साहस अपने आप में क्रिएट कर सकें। अब जो बार बार मैं शब्द कह रहा हूं, विपरीत परिस्थिति, प्रॉब्लम्स, तो क्यों ना हम इस विपरीत परिस्थिति को ऐसे किसी वर्ड से चेंज कर दें कि अचानक आपके इमोशंस चेंज हो जाए। बताएं क्या वर्ड से चेंज कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को? घर में मैड नहीं है अचानक, We have to adjust. यू हैव टू एडजस्ट। एक ही शब्द में बोलिए उस प्रॉब्लम, उस विपरीत परिस्थिति को क्या ऐसे वर्ड से रिप्लेस करें? अपॉर्चुनिटी सर। अच्छा। वेरी नाइस। प्रियंका मैडम ने बहुत, आपने 2 स्टेज पार कर दी। मैम का कहना है कि अपॉर्चुनिटी माने उसको। क्या अपॉर्चुनिटी माने मैम बताएं, क्या अपॉर्चुनिटी है उसमें? घर वालों को अपने हाथ का अच्छा खाना बना के खिलाओ। वेरी गुड, तालियां हो जाए प्रियंका मैडम के लिए। प्रियंका मैडम कह रहे हैं तो आप अब जिस दिन क्लिनिक नहीं जाएंगे अपना हॉस्पिटल? मैम कह रहे हैं कि किसी भी मेड नहीं आई तो एक अपॉर्चुनिटी है कि अपने फैमिली मेंबर्स को हम अपने हाथ से बनाकर भोजन करवाऊं, स्वादिष्ट भोजन जो उसके लिए वो हमेशा तरसते हैं कि रोज मेड का खाने को मिलता है, मेड के हाथ का। देखिए, जब भी कोई लाइफ में छोटी बड़ी विपरीत परिस्थितियां आती है तो सबसे पहले उस वर्ड को चेंज करें, प्रॉब्लम के बजाय उसे चैलेंज नाम दें कि मेरे सामने एक चैलेंज आया है। चैलेंज शब्द आते ही अचानक आपका सीना ऐसा हो जाता है, आपकी गर्दन जो ऐसी रहती है अचानक ऐसी हो जाती है। यस, आई हैव टू फेस इट, इजंट इट कृष्णा जी? तो छोटी बड़ी कोई भी प्रॉब्लम आई है, तुरंत अपने मन में लाइए कि मेरी लाइफ में कि छोटा या बड़ा जो भी है चैलेंज आया है, और फिर चैलेंज के आगे की स्टेप जो प्रियंका मैडम, डॉक्टर प्रियंका जी मैडम ने कहा है, अपॉर्चुनिटी मानिए उसे। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द बताया है, आपदा में अवसर। कहा है ना, आपदा में अवसर। तो आपदा में अवसर हमें ही ढूंढना है। आपदा तो आई है, पर उसको कैसे चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करते हुए उसको कैसे अपॉर्चुनिटी में, अवसर में बदलना है, ये हम पर डिपेंड करता है। अब देखिए, आप सबके मन में प्रश्न उठेंगे कि सर मेड का नहीं आना तो बहुत छोटी घटना है, कुछ बड़ी घटना के बारे में बात करें। कोई बड़ी घटना बताएं एग्जाम्पल के रूप में, आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी घटना घटी हो उसके बारे में। हमारे जीवन में नहीं घटी, किसी और के जीवन में मान लो घट सकती है, उसके बारे में बात करें। किसी का बिजनेस पूरी तरह खत्म हो गया, ऐसा माने अच्छा चलता हुआ बिजनेस खत्म हो गया, या किसी की जॉब छूट गई हो।
आपके भाई बहन बेटे पिता जो भी आपकी उम्र से अनुसार किसी की जॉब छूट गई है तो क्या होगा? अच्छी बढ़िया जॉब, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या कोई डॉक्टर है या कोई भी एडवोकेट है, किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो जॉब के छूट जाने पर जिस व्यक्ति की जॉब छूटी है उसकी मनोस्थिति क्या होगी और उसे उस जॉब के छूटने पर क्या करना चाहिए? बताएं, क्या करना चाहिए? आप लोग बताएं। चैलेंज के रूप में लेना चाहिए। चैलेंज के रूप में उसने एक्सेप्ट किया उस चीज को, फिर अगला स्टेप क्या होगा उसका? नया जॉब ढूंढे। तो जब ऑलरेडी पुराना एग्जिस्टिंग जॉब चूंकि रिसेशन चल रहा है छूट गया, तो क्या उसे नया जॉब मिलेगा? हाँ, वेरी गुड, उससे भी अच्छा मिल सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, गुप्ता जी ने कहा। आपने कहा उससे भी अच्छा मिल सकता है। प्रियंका मैडम? सर उसे उस वक्त जो काम मिल जाए वो उसको करे और अच्छे काम की तलाश करता है। एग्जैक्टली। सपोज रिसेशन चल रहा है, उसका जॉब ऐसा है, उसका 2 लाख रुपए महीने का जॉब है और वो जॉब यदि छूट गया है, कोई नया जॉब 1.5 लाख रुपए महीने का भी आ रहा है, तो डॉक्टर प्रियंका जी मैडम का कहना है कि उसे छोटा जॉब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और फिर ट्राई करते रहना चाहिए बड़े जॉब के लिए। तो अभी हमने इस चीज से ये सीखा। अब हमारा खुद का यदि जॉब छूटा है, हमारा खुद का जॉब छूटा है, तब तो हम डिप्रेशन में जाना निश्चित शुरू करेंगे। ये बोलने सुनने में अच्छा लगता है ना, लेकिन इंप्लीमेंट करने में शायद मे बी कि बहुत डिफिकल्ट हो। तो उस कंडीशन में आप ये देखिए, सपोज आपके छोटे ब्रदर का जॉब छूटा है, तब आप उसे क्या समझाइश देंगे? कोई बात नहीं भाई, तुझे अच्छा जॉब मिलेगा, जैसे आपने कहा, कोई बात नहीं, कुछ और अच्छा ईश्वर ने सोचा होगा, कोई बात नहीं, तू छोटा जॉब कर ले। तो दूसरों को समझाइश देना बहुत आसान है, मगर स्वयं को समझाइश देना बहुत डिफिकल्ट है। अब हमारे मन में 2 प्रकार के एनिमल्स होते हैं। एनिमल्स में सांकेतिक रूप से बोल रहा हूं। एक एनिमल वो होता है जो सकारात्मक विचार लेकर आ रहा है और दूसरा एनिमल जो नकारात्मक विचार ला रहा है। अब ये हम पर स्वयं पर निर्भर करता है कि हम किसको फीड करा रहे हैं, भोजन किसको दे रहे हैं, किस पपी को। 2 पपी आपके घर में है छोटे छोटे, और एक थोड़ा सा खराब नेचर का है, कच्चे नेचर का है, तो आप किसको भोजन ज्यादा करवा रहे हैं, उसी पर तो डिपेंड करता है। आपके मन में जब नकारात्मक विचार आना शुरू हुए, जब विचारों की अधिकता आई, नेगेटिव थॉट ज्यादा है, तो नेगेटिव थॉट्स को जब आप वेलकम करते जाएंगे, उस नेगेटिव थॉट में से और अधिक नेगेटिव थॉट्स को निकालते जाएंगे, मतलब आप उसको ऊर्जा दे रहे हैं। नेगेटिव थॉट्स को आप भोजन करवा रहे हैं ताकि वो और प्रबलता से हमारे मन में आए। तो इन दैट कंडीशन, जब भी आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आना शुरू होते हैं, उसके बहुत सारे सॉल्यूशन अभी आने वाले समय में हम बात करने वाले हैं। अब घर में जैसे कोई छोटा बच्चा है आपका, 6 साल का, 5 साल का, उसका खिलौना यदि कोई टूट जाएगा और उसने रोना शुरू किया, तो वही जॉब वाली बात आती है। हम उसे क्या समझाएंगे? बेटा कोई बात नहीं, हम दूसरा ला देंगे और इससे अच्छा ला देंगे। इसी तरह की बात हम जॉब की स्थिति में बात कर सकते हैं। अब यदि हम कुछ और बड़ी घटना की बात करें, तो उसके बारे में बताएं, क्या और बड़ी घटना हो सकती जीवन में? सबसे बड़ी घटना क्या हो सकती है? मृत्यु से बढ़कर तो नहीं होता है कुछ भी, कि हमारे किसी परिजन की मृत्यु हो जाए, हमारे माँ पिता की, पुत्र की, भाई बहन की असमय मृत्यु हो जाए, उससे बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता जीवन में। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर बहुत विरोधाभास हो सकता है, लेकिन मृत्यु अटल है, हर मनुष्य की आना ही है। किसी की पूरी उम्र लेकर आना है, किसी की कम उम्र में आना है, किसी की असमय मृत्यु हो जाना है। ये सारी चीजें पार्ट ऑफ लाइफ है और ये ईश्वर के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। उस कंडीशन में जब किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है, उस कंडीशन में आपको ये भाव अपने मन में, सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस के भाव लाना है कि हाँ ये हो चुका है, मेरे ही साथ क्यों हुआ। ये भाव आप जब मन में लाएंगे तो द्वंद्व, संघर्ष और पीड़ा, देखिए एक्सेप्टेंस को समझे आप। छोटी या बड़ी कोई भी विपरीत परिस्थिति हो, छोटा लॉस हुआ हो या बड़ा लॉस हुआ, आपके बिजनेस में आपको 1 लाख का लॉस हुआ हो या आपका बिजनेस पूरी तरह खत्म हो गया है, जो बुरी घटना आपके जीवन में घट चुकी है, यदि आप उसके प्रति लगातार द्वंद्व, संघर्ष, पीड़ा, पेन, सफरिंग के भाव रखेंगे, तो वो पीड़ा, वो संघर्ष, वो द्वंद्व, वो पेन आपका और बढ़ता जाएगा। जैसे वो जॉब छूटने वाली बात करें, जॉब छूटने के बाद यदि कोई व्यक्ति अपने माइंड को स्टेबल रखता है, 2 प्रकार के लोग हैं। 2 मित्रों का एक साथ जॉब छूटा। अब जॉब छूटने के बाद एक मित्र तो
पॉजिटिव बना रहा, बिकॉज ऑलरेडी उसका बिहेवियर पॉजिटिव थिंकिंग वाला रहा था। उसने उस चीज को एक्सेप्ट किया जॉब छूटने के बाद, और उसने फिर अपने नए जॉब के लिए, नई अपॉर्चुनिटी के लिए ट्राई करना शुरू किया। एक बिजनेस पूरी तरह खत्म हो गया तो किसी और नई लाइन को स्टार्ट करने के बारे में उस बिजनेसमैन ने सोचना शुरू किया। इसके विपरीत उनका जो दूसरा मित्र है वो जॉब के छूटने से या बिजनेस के समाप्त हो जाने से, खत्म हो जाने से नेगेटिव थॉट्स की तरफ आगे बढ़े। उसकी नेगेटिविटी धीरे धीरे चिंता में, उसके बाद एंजाइटी में, और एंजाइटी फिर डिप्रेशन में बदलने के बाद वो पूरी तरह उनका परिवार भी खत्म होता चला गया। तो विच इज बेटर? ऐसे अपोजिट सर्कमस्टांसेस में मन की स्थिरता, स्टेबिलिटी और एक्सेप्टेंस, यहां एक्सेप्टेंस काम करता है। आप सबसे पहले उस घटना को जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप उस पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उस घटना को स्वीकार करना प्रथम सीढ़ी है उस डिप्रेशन से बचे रहने के लिए, नकारात्मकता से बचे रहने के लिए। जो भी छोटी बड़ी घटना, जो भी छोटा बड़ा नुकसान, हानि आपके जीवन में हुई है, सबसे पहले उसे एक्सेप्ट करें, राम और कृष्ण के उदाहरण को देखते हुए। जब ईश्वर भी उससे अछूता नहीं है तो हम उससे अछूते नहीं रह सकते हैं। सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करने के बाद में फिर आपका माइंड सोचना प्रारंभ करेगा कि नाउ व्हाट टू डू, अब मुझे क्या करना है। मेरा ये जॉब छूटा है, मेरा बिजनेस खत्म हुआ है, या मेरे किसी परिजन की मृत्यु हो गई है। आप उस परिजन की मधुर स्मृतियां अपने मन में रखें, लेकिन ऐसा कष्ट अपने आप में न पाए कि जो जाने वाली आत्मा है वो भी दुखी हो। जाने वाली आत्मा तो यही मानेगी कि मेरे बाद में ये लोग शांत रहे, प्रसन्न रहे। आप अपने आप को रखकर देखिए, क्या मैं अपनी मृत्यु के बाद में उम्मीद, मैं सोचूंगा कि मेरे बच्चे कष्ट में रहे, मुझे याद करते रहे, या दुख में रहे, पीड़ा में रहे, कष्ट में चले जाए, डिप्रेशन में चले जाए। तो जब मैं अपनी मृत्यु के बाद में ये बात नहीं सोच रहा हूं, तो किसी परिजन की मृत्यु होने के बाद आप उनकी मधुर स्मृतियां हमेशा अपने हृदय में संजो के रखें, मगर तनाव में, डिप्रेशन में किसी भी अवस्था में ना जाएं। तो हम अभी तक के टॉक से यही मतलब निकालें कि जब भी कोई अपोजिट सर्कमस्टेंसेस आते हैं उसको हम चैलेंज का नाम दें, और चैलेंज के बाद उसको किसी तरह से अपॉर्चुनिटी बनाएं। इसी प्रकार और छोटी मोटी हम चिड़चिड़ाहट की बात करें, अधीरता, व्यग्रता, चिड़चिड़ाहट, ओवर थिंकिंग। आप किसी, सपोज करें आप ट्रीटमेंट के लिए किसी डॉक्टर के गए हैं, आपने उनसे अपॉइंटमेंट ले लिया, आपने किसी परिजन को चेकअप करवाने गए, किसी को बुखार आ गया, किसी को डायबिटीज हो गई, आप किसी डॉक्टर के गए, आपका अपॉइंटमेंट दोपहर 4 बजे का है, आप 3:45 बजे अपने टाइम से अनुशासन पर पहुंच गए, लेकिन वहां जाकर आपने देखा कि आपका 4 बजे का अपॉइंटमेंट 5 तक, 5:30 तक, 6 तक जा रहा है, आधा घंटा 1 घंटा लेट हो रहा है। अब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? हमें क्या करना चाहिए? हम ट्रैफिक में फंस गए हैं, ट्रैफिक खुल नहीं रहा है, हमें अपने डेस्टिनेशन पर टाइम पर पहुंचना है। इस तरह की कंडीशन में हमारे मन को हम किस तरह समझाएं, क्या करें? आप हेल्पलेस है। उस डॉक्टर का चुनाव आपने किया है, उन डॉक्टर का सिलेक्शन आपने किया है, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बेस्ट डॉक्टर है आपके शहर का वो, तो आपने सिलेक्शन किया है, आप अपनी स्वेच्छा से वहां गए हैं। अब ऐसी परिस्थितियां यदि बनती है कि आपका अपॉइंटमेंट 4 बजे का है, लेकिन डॉक्टर व्यस्तता की वजह से, पेशेंट की अधिकता की वजह से आपसे नहीं मिल पा रहे हैं 4:30 तक, 4:45 तक, तो आपका समय तो नष्ट हो ही रहा है, और आप अपने मन को तनाव, क्रोध आदि चीजों में लिप्त रखते हुए डबल हानि अपने आप को पहुंचा रहे हैं। एक तो आपके समय की हानि हो चुकी है, क्योंकि समय सबका मूल्यवान है, और दूसरी हानि आप क्या पहुंचा रहे हैं? अपने मन को व्यग्र करते हुए, अधीर करते हुए, क्रोधित रखते हुए, वहां के रिसेप्शनिस्ट को चिल्लाते हुए। क्या किया जाए ऐसी कंडीशन में? ऐसी कंडीशन में मन को कैसे शांत रखा जाए? वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच तो हम कर रहे हैं, लेकिन शांत मन से वेट एंड वॉच। उस कंडीशन में आप चाहें तो छोटी छोटी टिप्स, जो लोग योग में नहीं आते वो शायद इसको स्वीकार न करें, आप ब्रीथ पर फोकस करें अपने को। आप यदि सीटिंग स्टेज में हैं तो आप ध्यान में जाने का प्रयास करें। इट्स ट्रू, ये किया जा सकता है और करना ही चाहिए। हमारे श्वसन का और हमारे मन का, चूंकि आज का हमारा टॉपिक पूरा माइंड पर है, मन पर, तो मन को संतुलन में लाने हेतु, जैसे हमने बात कही थी कि 2 पेट एनिमल आपके हैं, और आप एक खराब पेट एनिमल, नेगेटिव एनिमल को आप ऊर्जा दे रहे हैं, उसको भोजन लगातार दे रहे हैं, तो अपने मन को पॉजिटिव बनाने के लिए, या कहना चाहिए नील कर देने के लिए, न नेगेटिव थॉट्स न पॉजिटिव थॉट्स, उसके लिए एकमात्र सहारा हमारे महान ऋषि मुनि ने हजारों वर्ष में बताया है कि फोकस एट योर ब्रीथ।
आपके श्वास पर अपना मन केंद्रित कर लें। जैसे हमने बहुत शब्द बहुत सुना है, लिव इन प्रेजेंट, लिव इन मोमेंट, बी इन प्रेजेंट। तो कैसे प्रेजेंट में रहेंगे आप? मन तो बहुत चंचल है, इस रोशनी से भी ज्यादा चंचल है। हमने रोशनी का स्विच ऑफ किया, रोशनी तुरंत बंद हो गई, ऑन किया तुरंत ऑन हो गई। तो मन उससे भी ज्यादा चलायमान है, उससे भी ज्यादा चंचल है। मेरे पहले के लेक्चर में भी आपने सुना होगा, एक सेकंड में 20 वर्ष पूर्व 30 वर्ष पूर्व की घटना पर चला जाता है, जाता ना कि मुझे उसने बुरा कहा था, मुझे अभी भी बदला लेना उससे, या अगले सेकंड में 10 वर्ष आगे की चिंता पर चला जाएगा, मेरे बेटे का करियर कैसा होगा, मेरी बेटी का विवाह कैसा होगा, है ना लता जी? आप हंस रही हैं, अच्छा लग रहा है आपको। तो देखिए मन इतना चंचल है, इलेक्ट्रिसिटी से भी ज्यादा फास्ट। तो उस मन को रोकने के लिए पहली बात तो विचारों को न्यूनतम करने के लिए, प्रारंभिक अवस्था में हमने बात की थी, एक साधारण मनुष्य के मन में 1 मिनट में 50 to 60 थॉट्स आते हैं। उन विचारों को न्यूनतम करने के लिए हमें अपने मन को श्वासों पर केंद्रित कर लेना चाहिए। आइए 30 सेकंड का हम ये प्रयोग करते हैं। सिंपली बैठे रहें जैसे आप चाहें, पैर फैला के बैठे, आराम से बैठे, आंखें बंद करें, आंखें बंद करें और अपने श्वसन पर फोकस करें। विचारों को रोकने का प्रयास न करें, सिंपली फोकस करें अपनी श्वासों पर। नॉस्ट्रिल्स पर आती जाती श्वासें ध्यानपूर्वक देखें। श्वास भीतर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है, फिर श्वास भीतर आती हुई, फिर श्वास बाहर जाती हुई। धीमी गति से श्वास, धीमी गति से प्रश्वास। खोलना अपने नेत्र, ओपन योर आईज। लगभग 30 से 40 सेकंड अभी हमने फोकस किया अपनी श्वासों पर। अब ऐसा संभव ही नहीं कि किसी के मन में एक भी विचार नहीं आया हो। तो बताएं किसके मन में कितने विचार आए, विचारों की संख्या भी बता सकें या क्या विचार आया। कोयल साहब आपके मन में कुछ विचार आए? ऑनेस्टली बताइएगा। श्वास काउंट कर रहे थे क्योंकि आपने योग टेम्पल पर सीखा है। और कुछ आप बताएं प्लीज। श्वासों पर ध्यान लग गया आपका, मन में विचार नहीं आए। आप बताएं प्लीज यंग स्टूडेंट, क्या करें, कैसे काउंट कर रहे थे बताएं। सबको जानकारी मिलेगी। मतलब श्वास भीतर आई 1, फिर बाहर गई 2, फिर अगली आई 3, इस तरह कि फिर से नहीं काउंटिंग की। रेखा जी आपने क्या किया? जिनके नाम पता है मैं उनको नाम पूछकर बात कर रहा हूं, बाकी लोग इग्नोरेंस फील न करें कृपया, क्योंकि मैं आपसे सबसे व्यक्तिगत रूप से। आप बताएं आपके मन में क्या आया? देखिए शायद एक दूसरे को देखकर सब लोग ऐसा बोलना चाह रहे हैं, अदरवाइज मन में ये विचार तो आता ही है कि मेरे मन में विचार ना आए। Isn't it? इस बात पर आप सब सहमत होंगे। ये विचार तो मन में आता ही कि मेरे मन में विचार नहीं लाना है मुझे, ये तो मुझे भी आता है। ठीक है, आपका मन देखिए कितना चंचल है। ये विचार आपके मन में आ गया कि नहीं मुझे विचार नहीं लाना है, नहीं मुझे विचार नहीं लाना है। ये स्टेज आप तब पार करेंगे, आपके श्वासों की काउंटिंग करना। आपने बहुत अच्छी बात बोली, जो हमारे डेली यहाँ पर साधक है पता है, मैं डेली की अपनी जो 3 या 4 हमारी बैचेस होती योगा की, उसमें हम ये प्रैक्टिस करवाते ही हैं कि श्वासों की काउंटिंग करें। आप सिर्फ श्वासों पर भी फोकस करेंगे तब भी मन इतना चंचल है कि वो बंदरों की तरह दौड़ेगा। आपका मन एक सर्वेंट की तरह है, एक नौकर की तरह। जनरली सर्वेंट लोग थोड़े से आलसी होते हैं, कुछ हद तक मक्कार होते हैं। आप उनको जब तक काम एक के बाद में एक नहीं बताएंगे तब तक वो काम नहीं करेंगे घर का या ऑफिस का। Isn't it? जब आप काम बताएंगे तो करेगा। तो मन को जब तक आप कोई कार्य नहीं देंगे तो वो दौड़ेगा इधर उधर। तो हम अपने मन को एक कार्य दें, सिर्फ श्वासों पर ही फोकस न करें, श्वासों को काउंट करना प्रारंभ करें। जब आप डॉक्टर क्या बैठे हैं वेटिंग में, जब आप ट्रैफिक में फंसे हैं, खुली आंखों से भी श्वासों को काउंट किया जा सकता है। थोड़ा सा 10% जब आप उच्च पायदान पर जाएंगे, खुली आंखों से आप भोजन पकाते समय, भोजन करते समय, कार ड्राइव करते समय, आप पैदल चलते समय, सीढ़ियां चलते समय, खुली आंखों से बाहर के प्रति सजग रहते हुए भी अपने ब्रीथ को फोकस किए रह सकते हैं, अपने ब्रीथ की काउंटिंग भी कर सकते हैं।
और एक और रहस्य की बात, एक और मजेदार बात कि उस ब्रीथ काउंटिंग के ड्यूरेशन में भी आपके मन में कई बार थॉट्स आते हैं। Whenever we focus at our breath, जब भी हम अपनी श्वासों पर मन लगाते हैं तो श्वासों की ड्यूरेशन बढ़ जाती है, उसकी डेप्थ, उसकी गहराई बढ़ जाती है। मान लीजिए 6 सेकंड 7 सेकंड में आपका इनहेल हो रहा है, तो उस 6-7 सेकंड में भी आपका मन विचार में चला जाता है और सफलतापूर्वक उसे काउंट भी कर लेता है। ऐसा नहीं कि काउंटिंग छूट गई आपकी। अब आज एक होमवर्क मजेदार में देता हूं, आप लोग सब जब यहां से अपने घर जाएं तो अपने साथ एक एक्सपेरिमेंट करिएगा। यहां से गेट से बाहर निकलते ही आप अपने आप को चैलेंज दीजिएगा, होमवर्क दीजिएगा कि हम जब अपने घर तक पहुंचेंगे तब तक अपनी श्वास से सफलतापूर्वक बिना बाधा के काउंट करते हुए जाएंगे। ठीक है सुधा जी, आप शिवकृपा नगर में रहती हैं, कितने मिनट लगते हैं आपको पहुंचने में? 5 मिनट। अब बताया 5 मिनट में टेंटेटिव उनकी कितनी श्वासें होना चाहिए? 1 मिनट में साधारण मनुष्य 15 श्वसन लेता छोड़ता है, 15 से 17। अब आप जब 5 मिनट में पहुंचेंगे तो 75 ब्रीथ आपकी होना चाहिए। अब आपको यह चेक करना है कि क्या मेरे इस 75 ब्रीथ काउंट करने के बीच में कितनी बार बाधा आई, कितनी बार मेरी काउंटिंग छूट गई, कितनी बार मुझे रीकाउंटिंग करना पड़ा, कितनी बार मुझे रीस्टार्ट करना पड़ा, ये फोकस करना है। अब अभी तक जो हमने टॉक की उसके बारे में भी आपके किसी प्रकार के प्रश्न हो तो बताएं। अब हम, यदि कोई प्रश्न नहीं है तो अगले चरण में हम जाएंगे कि क्या ऐसे उपाय है जिससे हम नेगेटिविटी को, ओवर थिंकिंग को, एंजाइटी को, डिप्रेशन को, इस प्रकार के अपने स्वभाव को चेंज कर सके। ऐसे लगभग 15 से 20 पॉइंट पर हम बात करेंगे। आप आराम से बैठ सकते हैं कुर्सी पर, वॉशरूम इधर है, वॉशरूम जाना चाहें तो जा सकते हैं, कंफर्टेबल रहें पूरी तरह। सबसे पहला पॉइंट यदि हम बात करें नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, जिसके बारे में बात कर चुके हैं, कोई भी घटना आपके जीवन में घटी है, छोटी बड़ी, कोई भी विपरीत परिस्थिति आई है, सबसे पहला पॉइंट जिस पर हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सेप्टेंस के भाव लाएं। एक्सेप्टेंस के भाव, उस छोटी या बड़ी घटना के प्रति तुरंत आपका मोटो चेंज होगा। एक्सेप्टेंस के भाव के बाद उसे आप चैलेंज के रूप में लें कि आई हैव टू फेस दिस सर्कमस्टांसेस, मुझे इस परिस्थिति पर विजय प्राप्त करना है, एक आदर्श बनना है मुझे अपने सराउंडिंग के लोगों के लिए कि देखिए विपरीत मेरा जॉब छूटने के बाद भी मेरे माँ पिता भाई बहन पुत्र पुत्री, इस बात के लिए मुझे आदर्श बनना है कि मैंने अपने मन को डिगने नहीं दिया, स्वस्थ बना रहा। और ईश्वर भी उन्हीं लोगों के साथ रहता है जो विपरीत परिस्थितियों का सामना हिम्मत के साथ, साहस के साथ करते हैं, जो गिव अप कर देते हैं, जो गिव अप कर देते हैं। देखिए गिव अप करने में और लेटिंग गो करने में बहुत डिफरेंस है। लेटिंग गो का मतलब क्या हुआ? जाने दो, छोड़ो जो हुआ। और गिव अप करने का मतलब क्या हुआ? दोनों में डिफरेंस बताइए। लेटिंग गो का मतलब है कि जो हुआ ठीक है, इसका तो स्वभाव ही ऐसा है, मुझे इसकी बुरी बात को, इसने जो मुझे अपशब्द कहे, मुझे अपने दिल पर नहीं लेना है। और गिव अप का मतलब है कि आप उस परिस्थिति से हार चुके हैं, आपने बिल्कुल सरेंडर करके उसको एक्सेप्ट किया है। और जो गिव अप करने वाला पर्सन है वो फिर चिंता, एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ बढ़ने लगता है। और जो लेट इट गो करने वाला व्यक्ति है वो उसको सफलतापूर्वक उसका सामना करके उसको हृदय पर किसी गांठ के रूप में अपने मन में नहीं रखेगा। अब कुछ छोटे मोटे उपाय जिसके बारे में आप लोग सब अधिकांश तरह जानते हैं, मगर उसका इंप्लीमेंट उन सर्कमस्टांसेस में जनरली हम नहीं करते हैं। जिस व्यक्ति का स्वभाव प्रतिदिन ही ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग का है या एंजाइटी डिप्रेशन का है, उसे प्रतिदिन एक डायरी मेंटेन करना चाहिए। एक डायरी मेंटेन करें और रात्रि सोते समय या दिन में जब भी हो, 2 उसमें पेज बनाना है, 2 कॉलम बनाना है। क्या मेरे जीवन में ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव तो बोलेगा नहीं वो, क्या मेरे जीवन में अच्छा है, ठीक है, और क्या मेरे जीवन में बुराइयां हैं, क्या मेरे जीवन में अभाव है, कमियां है। 100% जो थॉट्स, 10 थॉट्स उसके मन में नेगेटिव चल रहे हैं अलग अलग कमियों के, जब वो व्यक्ति लिखना प्रारंभ करेगा तो हार्डली 10 में से 2 थॉट से ही 2 कमियां ही अपने जीवन की लिख पाएगा। क्योंकि आउट ऑफ 10 जेन्युइन कमियां 2 ही है हमारे जीवन में, बाकी 8 कमियां तो हमने अनावश्यक रूप से इकट्ठी की हुई है। ठीक है, इसी के साथ एक और नया पॉइंट मेरे माइंड में आया, डर और फोबिया का। नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन एक अलग पार्ट हुआ, दूसरा पार्ट हुआ डर का, फोबिया का। डर कैसा, किस बात का डर? हमारे नीचे जो आयुर्वेदा पंचकर्मा क्लिनिक है, पूरे दिन नए नए अनुभव से गुजरता हूं मैं। कहां कहां से पेशेंट आते हैं, दूर दूर से, अलग अलग डिजीज को लेकर,
अलग अलग साइकोलॉजिकल समस्याओं को लेकर। तो डर और फोबिया की हम बात करें, किसी को ये डर रहता है, हमारे पास अभी एक सज्जन आए इधर बंगाली चौराहे से, इतनी फाइलें लेकर आए, वो इतनी फाइलें, अराउंड एज थी उनकी 65 ईयर्स, और 8 दिन के ट्रीटमेंट के दौरान भी हमारे मना करने के बावजूद वो रोज किसी दिन पेट रोग विशेषज्ञ के पास गए, किसी दिन हृदय रोग विशेषज्ञ के पास गए। तो एक प्रकार का डर है कि मुझे कोई हृदय रोग ना आ जाए, मेरी डेथ ना हो जाए, किसी भी पड़ोसी की, या न्यूज़पेपर में आपने डेथ पढ़ ली, एक्सीडेंट में किसी की डेथ पढ़ ली, तो ये डर और फोबिया कई लोगों में रहता है कि मैं सड़क पर निकलूं और कहीं ऐसा ना हो कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए, किसी की मृत्यु का समाचार सुना हार्ट अटैक से, मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। तो ये डर और फोबिया, इसे कैसे निकालना है, इसके लिए भी वही डायरी वाला प्रयोग करें। एक बहुत अच्छा प्रयोग, जिन्हें इस प्रकार का डर या फोबिया है, उस डायरी में जो उसके मन में आने वाले 6 महीने में क्या घटनाएं क्या क्या घट सकती है, उसे लिखने का कहें। मुझे अटैक से मेरी मृत्यु हो सकती है, या मैं एग्जाम में शायद फेल हो जाऊं, या मेरे बिजनेस में नुकसान हो जाए। ऐसे 8 या 10 पॉइंट लिखे हैं होमवर्क के रूप में। सपोज आपने 1 जनवरी को 10 पॉइंट लिखे हैं, तो आप 30 जून को 6 महीने बाद जब वो डायरी उठाकर देखेंगे तो आपको बड़ा सरप्राइज और आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता होगी कि उन 10 में से एक भी घटना आपके जीवन में घटी ही नहीं है। तो इससे हम क्या एजुकेशन लेंगे कि हमारा डर और फोबिया जो था वो अनावश्यक था। इसलिए डायरी लिखना प्रारंभ करें। यदि वास्तविक कोई घटना किसी के साथ घट चुकी है, बिजनेस खत्म हुआ है, जॉब चली गई, परिजन की मृत्यु हो गई है, तो वो भी आप डायरी में लिखें कि मैंने अपने उस परिजन को खोया है। क्योंकि किताबें और डायरी आपके हृदय का, आपके मन का ही एक रूप है। जब आप अपने उद्गार किसी से कह देते हैं या शब्दों के रूप में उसे लिख देते हैं, तो आपका मन काफी हल्का होता है। सेकंड, किसी पेट एनिमल को अपने घर में लाइए। जो लोग डिप्रेशन में है, तनाव में, पेट एनिमल, आप यदि डॉगी नहीं पाल सके तो ऐसे बर्ड्स आते हैं, पेट बर्ड्स आते हैं, जिसके लिए आपके मन में ये भी दुख करने की जरूरत नहीं है कि इसको तो आसमान में उड़ना चाहिए, मैंने इसे कैद कर लिया, तो ऐसे गिल्ट भाव नहीं लाना है। ऐसे कुछ बर्ड्स आते हैं जो होते ही पिंजरे में रखने लायक होते हैं। तो जब आप उस छोटे से बच्चे को लाएंगे और उसे बड़ा होते हुए देखेंगे, आप पर एक जिम्मेदारी आई है। इसी तरह प्लांटेशन, गार्डनिंग की तरफ आप आगे बढ़े। पौधा, एक छोटा सा आपने बीज आपके गमले में लगाया है, फिर आप उसका वेट करेंगे प्रतिदिन कि बीज कब अंकुरित होने वाला है, कब छोटा सा नन्हा सा पौधा बना, फिर वो पौधा कब धीरे धीरे वटवृक्ष का रूप ले रहा है। तो आपके मन में जिम्मेदारी कि मतलब मेरा कोई औचित्य नहीं है, ऐसी भावना डिप्रेशन वाले व्यक्ति के मन में आती है। जो सुसाइडल थॉट्स वाले पर्सन होते हैं, उनके मन में रहता है कि मेरे जीवन का कोई औचित्य नहीं है, मेरी आवश्यकता किसी को नहीं है। जब मेरे पास ऐसे केस आते हैं तो मैं उन्हें इस तरह गाइड करता हूं कि आप गार्डनिंग की तरफ अपने मन को लेकर जाएं, आप किसी पेट एनिमल को पालें। जब आप पेट एनिमल को पालेंगे तो आपको इस बात की चिंता है कि मैंने इसे भोजन नहीं दिया तो ये बीमार पड़ जाएगा, लगातार भोजन पानी नहीं दिया तो इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो मुझे उसको मेरी जरूरत है। ये भाव आपके मन में आएगा और ये भाव आपको कई पुराने दिनों के तनाव को दूर करने में मदद करेगा। आपके घर में छोटा सा गार्डन है या आपकी कॉलोनी में गार्डन है, कॉलोनी के गार्डन में आप प्लांट लगाइए। तो वहां जब कॉलोनी के गार्डन में आप प्लांट लगाएंगे, उसकी देखरेख करने जाएंगे, तो ऑटोमेटिक वहां जो और अन्य लोग मिलेंगे, उनसे आपका सोशल लाइफ आपकी बढ़ना प्रारंभ होगी। तो आपकी समाज को बहुत जरूरत है, हर मनुष्य को जरूरत है। ये तो हमारे भारतवर्ष की जो सोच है वो दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु की खबर आती है तो हमारा पहला प्रश्न होता है कि उसकी उम्र क्या थी, यही पूछते हैं ना हम। और कोई बोलता है 75 वर्ष, तो हम क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है यही कहते हैं ना, ठीक है कोई बात नहीं, 70-75 थी तो हाँ, है ना। जबकि विदेशों में ये होता है कि वहां 100 वर्ष तक व्यक्ति की उतनी ही वैल्यू है। और वास्तव में प्रकृति माँ ने, ईश्वर ने एक मनुष्य को 125 वर्ष की ही आयु दी है, 125 वर्ष की आयु दी है। यदि वो प्राकृतिक जीवन जिए, यदि प्रकृति के करीब रहे, शुद्ध आहार विहार, निंद्रा, योग, प्राणायाम, ध्यान, आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाए रखें तो 125 वर्ष की आयु भी पाई जा सकती है। तो जिस तरह हम अचानक किसी की मृत्यु की खबर सुनकर उम्र से लिंक करते हैं, तो वैसा आप देखिए कि क्या हमारी उम्र अभी मृत्यु के लायक हुई है क्या। तो हम बात कर रहे थे कि हमारी कितनी आवश्यकता समाज को है। कई वृद्धजन हमारे यहाँ आते हैं तो देखिए कितने ट्रस्ट इंदौर में बने हुए या पूरी दुनिया भर में ट्रस्ट बने हुए हैं, सामाजिक ट्रस्ट बने हुए हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं। आप जाएं मंदिरों में जाना प्रारंभ करें। अगला पॉइंट मेरा वही है,
जब भी आपको तनाव, नेगेटिविटी, आप मंदिर में जाइए। अच्छा, मंदिर की ऊर्जा आपके लिए क्यों इतनी हेल्पफुल होती बताएं। एक व्यक्ति जो शायद अल्कोहल लेता है, वो किसी पब में जाता है या मंदिर में जाता है, वो डिफरेंस फील करता होगा। मंदिर में जाने पर आपको सकारात्मक ऊर्जा ही मिलेगी। हॉस्पिटल में जब आप जाएंगे तो वहां आपको कहीं ना कहीं नकारात्मकता का भाव, नकारात्मक ऊर्जा आपको आएगी। इसका मेन डिफरेंस यही है कि मंदिर में जो भी व्यक्ति प्रवेश जब भी हम करते हैं अपने चप्पल जूते उतार कर, तो अपने मन की सारी नेगेटिविटी को दूर कर अपनी ऊर्जा को इकट्ठा कर उस ईश्वर से और अधिक ब्लेसिंग मांगने हम जाते हैं ना, ब्लेसिंग मांगने, चाहे हम हैप्पी हो या दुखी हो, उसी ब्लेसिंग मांगने के लिए हम जाते हैं। और जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल में अधिकांश लोगों के मन में पीड़ा, कष्ट, उनके जो परिजन एडमिट है, तो उस तरह के वाइब्रेशन वहां रहते हैं। इवन आपके घर में भी 10 कमरे हैं तो उन कमरों में भी आप देखिएगा कि किसी स्पेसिफिक एक कमरे में आपको फील गुड होता होगा, किसी एक कमरे की ऊर्जा, और इवन उस कमरे के भी एक कॉर्नर की ऊर्जा आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती होगी। तो ये पृथ्वी अपने आप में ऊर्जा प्रदान करती है। ओवरऑल जो वाइब्रेशन है वातावरण के, वो भी कहीं ना कहीं आपको ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो मंदिर के ट्रस्ट में कहीं आप ट्रस्टी बने, कहीं वहां पर उसके सदस्य बने, सेवाएं प्रदान करें। अगला पॉइंट, डेरों, वृद्धाश्रम और अनाथाश्रम है। मैं अपने कई लोगों को यहाँ अनाथाश्रम है, यहाँ पर नवलखा स्क्वायर पर टीवी टावर के नीचे एक छोटे छोटे बच्चे हैं वहां पर, और वृद्ध लोग भी है। जब आप किसी छोटे बच्चों के अनाथाश्रम में जाएंगे तब देखिए 6-6 माह के बच्चे जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है, जिनको किसी रिलेटिव ने स्वीकार नहीं किया है, वे कैसे अपना जीवन जी रहे हैं? क्योंकि उनको डिप्रेशन में जाने की उनकी उम्र नहीं है, 6 माह के शिशु की नहीं है ना उम्र उनकी। तो अनाथाश्रम में जाएं, वृद्धाश्रम में जाएं, किसी हॉस्पिटल में जाएं। इंदौर की हम बात करें तो एमवाई हॉस्पिटल में जाकर देखिए, तब आपको पता लगेगा कि मेरा दुख कितना कम है। जी, अपने मित्रों से चर्चा करके भी काफी जरूरी। वहां हम बात कर चुके ना कि अपने मित्रों से शेयर करें उस चीज को, है ना, अपने मित्रों से, वेल विशर से शेयर करें जो भी कष्ट है। और कौन से मित्र होना चाहिए, आपने बहुत अच्छा पॉइंट निकाला। जो हमने कहा था कि ऊर्जा हम किसको दे रहे हैं, किस एनिमल को, जो नकारात्मक है। किन मित्रों के पास जाना है? जो खुद पॉजिटिव है, जो खुद हैप्पी जीवन जी रहे हैं, जो खुद स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, जो खुद योग साधना कर रहे हैं। किसी दुर्भाग्य से आप किसी नकारात्मक विचार वाले के पास चले गए, अरे आपको बीपी हो गया क्या, वो बीपी से मर गया हो तो हार्ट अटैक हो गया था उसको, तो ऐसे मित्र का चुनाव कतई न करें, ठीक है ना। मित्र का चुनाव, छाया मैम ने जो मित्र वाली बात कही है उसी से अगला पॉइंट को रिलेट करूंगा। सत्संग, आपका सत्संग क्या है? सत्संग का मतलब धर्म से ना जुड़े, आप किन लोगों के साथ रहते हैं। एक बात तो ही फिजिकली आप किन लोगों के साथ रह रहे हैं, आपके मित्र कैसे हैं, आपके रिश्तेदार कैसे हैं, आपके फैमिली मेंबर्स कैसे हैं, आपके पड़ोसी कैसे हैं। आप उन्हें तो चेंज नहीं कर सकते हैं, मित्रों को जरूर आप चेंज कर सकते हैं। उन्हीं मित्रों के साथ रहें जो पॉजिटिव बात कर रहे हैं, जो आपके जीवन में किसी प्रकार की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जिनका खुद का जीवन उन्होंने सकारात्मक और सफल बनाया हुआ है। देखिए, सकारात्मक और सफल दो शब्द अचानक मेरे मुंह से निकले। सफल वही व्यक्ति है जो सकारात्मक है, नकारात्मक व्यक्ति रेयरली कभी सफल मिलेगा। तो सकारात्मक और सफल व्यक्ति से मिलेंगे तो आपके कष्ट को दूर करने में आपकी सहायता प्रदान करेगा। तो सत्संग की हमने बात कही, एक सत्संग तो बाहरी हुआ, क्या बाहरी अच्छे मित्रों से मिले, पॉजिटिव लोगों से मिले। और मन के सत्संग की हम बात करें, आजकल ये मोबाइल, सोशल मीडिया, टीवी पर, और सबसे ज्यादा मोबाइल पर जो रील्स, जो वीडियोस और क्या क्या हम देखते हैं, तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उनमें से क्या सिलेक्ट कर रहे हैं। मोबाइल तो कभी अपने से आवाज नहीं निकाला कि नहीं आप ये देखो, हम ही सिलेक्ट कर रहे हैं क्या यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, क्या फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं। तो जिनके मन में भी ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग है, डिप्रेशन है, वे पॉजिटिव वीडियोस देखें, पॉजिटिव रील्स देखें, पॉजिटिव लोगों का सत्संग करें, पॉजिटिव किताबों का सहारा लें। तभी आपके मन में आप उस भोजन को देना बंद करेंगे, नेगेटिव थॉट्स को आना तभी बंद कर पाएंगे। आप ऐसी कल्पना करिए कि एक बाल्टी गंदे पानी से भरी है। अब दो तरीके हैं उसको साफ पानी से भरने के। बाल्टी को तो आप उस पानी को पूरा ढोलकर पूरा नया टेप स्टार्ट करके शुद्ध पानी से भर सकते हैं, लेकिन हमारा मन क्या ऐसा है, मन ऐसा है कि मन को रिबूट कर दिया। मेरे टॉपिक का मैं विरोधाभास कर रहा हूं। क्या मन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है कि रिबूट कर दिया? नहीं है। मन को रिबूट जब तक नहीं कर पाएंगे, उस बाल्टी को, गंदे पानी से भरी बाल्टी को आपको बहते हुए नीचे नल के रख देना है। तो क्या होगा, धीरे धीरे
जब उस पर साफ पानी गिरता जाएगा, धीरे धीरे जब पानी बहना शुरू होगा ओवरफ्लो होकर, तो वह साफ पानी गंदे पानी से रिप्लेस हो जाएगा। इसी तरह हमारे नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स के माध्यम से जब धीरे धीरे रिप्लेस करना प्रारंभ करेंगे, तभी नेगेटिविटी से हम दूर होंगे, तभी एंजाइटी से दूर होंगे। इसी प्रकार जैसे भी हमने ध्यान किया था नेत्र बंद करके, ध्यान के बारे में मैं अक्सर हमेशा कहता हूं कि आप यदि योग साधना भी कर रहे हैं तो सिर्फ 1 घंटे के योगी न बने, 24 घंटे के योगी बने। प्रतिपल अपने मन के साथ रहे, हर क्षण आपका मन क्या कह रहा है उसके साथ रहे। इज दैट पॉसिबल? पॉसिबल है कि नहीं अपने साथ रहना? है पॉसिबल। प्रतिपल अपने मन के साथ रहे, बार बार अपनी श्वासों को देखें, बार बार अपनी श्वासों को देखें। ध्यान के लिए आवश्यक नहीं कि जिस तरह भगवान बुद्ध बैठे हैं ध्यानस्थ अवस्था में ज्ञान मुद्रा लगाना आवश्यक है। आप प्रतिपल के ध्यानी बन सकते हैं। अपने भोजन को आप अपना ध्यान बना लें। जब आप भोजन ग्रहण करते हैं, हम में से अधिकांश लोगों ने आज तक जीवन में यह नहीं किया होगा कि अपने सबसे मन पसंदीदा चीज को कोर मुंह में रखा, आंखें बंद की और दुनिया जाए बाहर में, मुझे तो इसका आनंद लेना है। ऐसा आनंद लिया कभी भी नहीं। हमारा हाथ उस कोर को तोड़कर मुंह तक ले जाता है, हमारा मुंह प्रोसेस करता है, नीचे ले जाता है, और हमारा मन कहीं और दौड़ रहा है, टीवी में, मोबाइल में, किसी से बात करते हुए, पास्ट में, फ्यूचर में। तो बीइंग प्रेजेंट के लिए आप अपने भोजन को ध्यान बना लें। भोजन यदि आप पका रहे हैं तो उसको ध्यान बना लें। यदि आप स्टडी कर रहे हैं, हम अपने बच्चों से क्या बोलते हैं स्टडी करते समय? क्या कॉमन शब्द बोलते हैं? बेटा ध्यान से पढ़ना। तो वो ध्यान क्या है? यही तो ध्यान है। जिस स्टूडेंट ने बहुत मन लगाकर ध्यान से स्टडी की, वो अपना गोल अचीव करेगा, और जिसने मन लगाकर ध्यान लगाकर स्टडी नहीं की, वो अपना गोल अचीव नहीं कर पाएगा। ग्रेटिट्यूड की भावना मन में रखना बहुत आवश्यक है। आभारी रहने की। आभार किसके प्रति? सभी के प्रति। किस किस के प्रति बताएं? प्रकृति, बहुत सुंदर। माता पिता के प्रति। और बताएं? गॉड के प्रति। सबसे पहला आभार गॉड के प्रति कि उन्होंने हमें मानव योनि में जन्म दिया है। हम हिंदू धर्म में स्वर्ग और नर्क की बात करते हैं। बचपन में मेरी दादी ने बताया था कि नर्क में कड़ाओं में कीड़े की तरह तलते हैं, ऐसा करते हैं, बट आई डोंट नो क्या करते हैं। लेकिन नर्क भी यही है, स्वर्ग भी यही है। अभी इस हॉल में कई ऐसे इंसेक्ट घूम रहे होंगे जो विजिबल भी नहीं है आंखों से, वे भी तो नर्क भोग रहे हैं। समस्त प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी, सर्वश्रेष्ठ योनि मानव जीवन में हमने जन्म शायद इसीलिए लिया है हम सब ने, क्योंकि पिछले जन्मों में कुछ हमने पुण्य कर्म किए होंगे। उन पुण्य कर्मों के प्रतिफल स्वरूप हमें यह मानव जीवन वर्तमान में प्राप्त हुआ है। अब इस जीवन का लक्ष्य क्या है? बताएं, जीवन का लक्ष्य क्या है? जो लोग जानते हैं योग वाले वो ना बताएं, जो मेरा पहला स्पीच सुन चुके हैं। एक छोटा शिशु जब जन्म लेता है, जब वो थोड़ा समझना होता है, सबसे पहले उसकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है, क्या चाहत होती है? टॉयज, वेरी ट्रू, खिलौने। और उसका खिलौना किसी और बच्चे ने ले लिया तो वो रोने लगता है। फिर जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, स्कूल जाना शुरू हुआ, स्कूल अच्छा होना चाहिए, थोड़ा और मिडिल क्लास में आया, मुझे मार्क्स अच्छे आने चाहिए, उसका तो फोकस उसी पर रहेगा, कैरियर पर। 10th एग्जाम, 12th एग्जाम, फिर जो भी वो बनना चाह रहा है, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, जो भी बनना चाह रहा है, वो कैरियर उसका हुआ। उसके बाद अगला एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा उसका जीवन के प्रति? अच्छा लाइफ पार्टनर, वेरी ट्रू। फिर अच्छे विवाह के बाद अगला क्या? पैसा। पैसा तो कैरियर के टाइम आ ही गया जब उसका कैरियर बना। अच्छे विवाह, अच्छे जीवन साथी के बाद क्या? बच्चे, अच्छे फूल से स्वस्थ बच्चे। फिर उसके बाद क्या? फिर बच्चों का कैरियर। देखिए जीवन फिर वहां से शुरू हुआ। बच्चों का कैरियर, बच्चों का पैसा, बच्चों का विवाह, फिर बच्चों के बच्चे, सब कुछ आपने पा लिया। उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? भगवान। उसके बाद भगवान, और जीवन भर भगवान नहीं। यदि आपके जीवन में सब कुछ अच्छे से घटित हुआ है तो यकीन मानिए कि उस भगवान की कृपा से ही घटित हुआ है। यदि आपके फूल से बच्चे हुए, आपका पहले की बात करें, आपका स्कूल कैरियर अच्छा रहा, आपका कैरियर आपने पा लिया, पैसा पा लिया, अच्छा जीवन साथी मिला है, तो यहां तक की यात्रा भी तो
भगवान के आशीर्वाद से हुई है, और उसके बाद की यात्रा भी भगवान के आशीर्वाद से हुई है। उसके बाद और क्या, सोचिए। फास्ट मीन्स स्वास्थ्य, स्वास्थ्य तो बचपन से पा रहे हैं हम, स्वास्थ्य एक्सपेक्टेशन, आत्म ध्यान, आत्मशांति। आत्मशक्ति, और एडवांस में जाइए। सर हमारे जाने के बाद दुनिया हमें किस रूप में याद रखती है? ये तो डिजायर हो गई प्रियंका मैडम कि हम जाने के बाद अगले जीवन में क्या जन्म लेंगे, या तो फिर आप एक्सपेक्टेशन के साथ जा रहे हैं। सारे संसार के इस टॉपिक को भी रोक कर मैं बीच में कहना चाहूंगा। चलिए अब इसके बाद पहले इसी पे बात करते हैं। बताएं कृष्णा जी, आप मैडम आप बताएं। मोक्ष प्राप्ति, जो मैं इनसे कहवाना चाह रहा था, मानव जन्म का प्रयोजन ही मोक्ष प्राप्ति है। मोक्ष प्राप्ति, समाधिस्थ अवस्था में जाने के बाद मोक्ष प्राप्ति। समाधिस्थ अवस्था में जाए या न जाए, मनुष्य योनि में ईश्वर ने इस पृथ्वी पर मोक्ष प्राप्ति हेतु ही भेजा है। अब मोक्ष का अर्थ क्या है? अभी हम बात कर रहे थे पिछले जन्म की, स्वर्ग नरक की। प्रियंका मैडम ने कहा कि अगले जन्म में क्या हम बनेंगे। तो इस जन्म जन्मांतर के दुष्चक्र से छुटकारा पाकर अपनी आत्मा को परमात्मा में समर्पित कर देना, उसमें विलय कर देना, उसमें एकाकार हो जाना, यही मानव जीवन का लक्ष्य है। अगला जन्म हो ही नहीं हमारा। अगले जन्म में हम परमपिता परमेश्वर, इस मृत्यु के तुरंत पश्चात परमपिता परमेश्वर अपने आप में हमें समाहित कर ले, यह मानव जीवन का लक्ष्य है। और ये कब होगा? जब आपका इस पूरे जीवन में हम पूरे जीवन सत्कर्म करेंगे, किसी का हृदय दुखाने वाले कार्य न करेंगे, पूरा जीवन पुण्य में बिताएंगे हम, तभी हम मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। इस जीवन के साथ साथ हमारे पिछले जन्मों के क्या प्रारब्ध, क्या संचित संस्कार हमारे साथ आए हैं, यह सब कुछ निर्भर करेगा आपके अगले जन्म पर। इस बात को बहुत छोटे से उदाहरण से हम समझते हैं। आपने कई बार न्यूज़पेपर में या न्यूज में सुना होगा, या किसी से सुना होगा, कह रहे वो रिक्शा चलाने वाले का बेटा IAS बन गया। सुना ना, अक्सर आता रहता है। वो ठेला दगाने वाले का बेटा क्रिकेट टीम में शामिल हो गया, इंडियन क्रिकेट टीम में। और इसके विपरीत क्या सुनते हैं हम? अरे वो कलेक्टर साहब का बेटा तो क्रिमिनल निकल गया, उसने मर्डर कर दिया। होता है ना ऐसे कई बार। या वो बहुत अच्छे डॉक्टर है, उनका बेटा तो डिप्रेशन में बात कर दिया। तो ऐसा क्या, क्यों होता है ऐसा? क्या पेरेंट्स कभी गलत शिक्षा देते हैं किसी को? नेवर। आजकल कहा जाता है कि जैसे जैसे घर के संस्कार है वैसे यंग बच्चे बन गए। लेकिन प्रेजेंट जीवन की हम बात करें तो प्रेजेंट जीवन में आप कितने भी अच्छे संस्कार दे लो, जिन युवाओं को बिगड़ना होता है वो बिगड़ते ही हैं, बाहरी हवाओं से, संगत से। तो हम बात कर रहे थे कि ये क्या है, ये किस प्रकार का भाग्य है कि एक मजदूर का बच्चा बहुत ऊंचाइयों पर जा रहा है और एक बहुत ऊंचाई वाले पेरेंट्स के बच्चे कुछ गलत दिशा में जा रहे हैं। तो हमारे प्रारब्ध है, ये पिछले जन्मों के संचित संस्कार है। ये पिछले जन्म में हमने अच्छे या बुरे क्या कर्म किए, वो भुगतने के लिए आपको शायद ईश्वर ने ऐसी संतान दी है जो आपको कष्ट दे रही है। शायद पिछले जन्म में उस संतान को आपने कष्ट दिया होगा, तो वो इस बार आपके संतान के रूप में जन्म लेकर आपको कष्ट दे रही है। ऐसा भाव मन में लाते ही तुरंत क्या आता है आपके मन में? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट कर लो। आपके किसी रिलेटिव को आप बदल नहीं पा रहे, आपके हस्बैंड को, वाइफ को, पुत्र को, पिता को, तो उसको एक्सेप्ट कर लो कि शायद पिछले जन्म में मैंने इनके साथ बुरा किया होगा। ऐसा सोचते देखिए एकदम रिलैक्सेशन के भाव नहीं आए मन में, कष्ट अचानक कम हुआ। इस तरह की बहुत सारी टॉक हम कर सकते हैं। ग्रेटिट्यूड की हम बात करते हैं। ग्रेटिट्यूड, सुबह जागते ही उस ईश्वर को प्रणाम करें कि उसने आपको जीवित जगाया है। सुनते ना कई बार कि रात को सोते हुए मृत्यु हो गई, तो जैसे ही सुबह में आप जागते हैं आपकी आंखें खुलती है, सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद दें कि मैं जिंदा आज उठा हूं या उठी हूं। और जो प्रकृति ने 5 हमें कई तरह की सौगातें फ्री में दी है, उनके प्रति कभी ग्रेटिट्यूड रखते ही नहीं है। जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, जो पानी हम ग्रहण कर रहे हैं, जो प्रकाश सूरज का हम ग्रहण कर रहे हैं। सूरज के प्रकाश की बात आई, सूरज का प्रकाश, सनलाइट अपने आप में एक मेडिसिन है उन लोगों के लिए जो एंजाइटी से सफर कर रहे हैं। एंजाइटी वाला व्यक्ति क्या करता है? घर के किसी अंधेरे कमरे में लाइट भी नहीं जलाएगा, उसमें बैठा रहेगा। और ऐसे व्यक्ति को आप तुरंत उसी की घर की टेरेस पर भेजिए, तेज सूरज की रोशनी भेजिए, तुरंत उसका जो मन का डिप्रेशन है, मन का तनाव है, रिलीज होना प्रारंभ होगा। हैप्पीनेस हार्मोन्स
उसके मन में सिक्रेशन आना शुरू हो जाएंगे। हम बात ग्रेटिट्यूड की कर रहे थे, हर बात में आप ग्रेटिट्यूड लाइए। इस तरह से पानी का गिलास उठाते हैं हाथ में, 1 सेकंड के लिए आंखें बंद कीजिए और ईश्वर को धन्यवाद, प्रकृति को धन्यवाद देते हुए इस बात की कल्पना करते हुए इस पानी को ग्रहण करें कि ये पानी का एक घूंट मुझे बहुत अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला है। हम पूरे जीवन मशीनी रूप से जी रहे हैं, पूरा जीवन मशीनी रूप से जी रहे हैं। जिस तरह हम ट्रैफिक में फंसने की बात कर रहे थे, आप ट्रैफिक में फंसे हुए जबरदस्त। अब 2 प्रकार के व्यक्ति, एक तो बहुत क्रोध कर रहा है, क्या व्यवस्था है शहर की, क्या ट्रैफिक पुलिस का, और एक व्यक्ति अपने सराउंडिंग में देख रहा है, पास वाली कार में कोई फूल सा मुस्कुराता बच्चा है, उसको देखकर प्रसन्न हो रहा है। किसी व्यक्ति ने जो 2 व्हीलर पे अपने पास वाले 2 व्हीलर व्यक्ति से दोस्ती कर ली, लंबा जाम है तो गाड़ी वहीं खड़ी करके दोनों पास में पिकनिक मनाने चले गए। तो ये आप किस तरह से परिस्थितियों को लेते हैं, ये हम पर स्वयं पर निर्भर करता है। क्षमा का भाव रखें, धीरज का भाव रखें, उन लोगों को क्षमा करें जिन्होंने आपको कष्ट दिए हैं। अब अपनी ओर से मैं अपना सेशन यही लगभग समाप्ति की ओर है। आप में से कोई प्रश्न, किसी तरह की कोई बातचीत करना चाहें तो करें, अदरवाइज हम 2-3 मिनट का ध्यान करेंगे। देखिए, योग और ध्यान के बारे में कुछ अंतिम टिप्स मैं देना चाहूंगा। ब्रीथ पर फोकस करने की हमने बात की, श्वासों पर बार बार मन लगाएं, जब पॉसिबल हो श्वासें काउंट करें, जब पॉसिबल हो अगले स्टेज में श्वासों को रोकना प्रारंभ करें। अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक, मैडम कल ही हमने बात की थी अपनी क्लास में, आप थी ना, अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक। श्वसन के जनरली हम 2 ही पार्ट समझते हैं, हमारे श्वसन क्रिया के हम 2 पार्ट समझते हैं, श्वास भीतर ली और श्वास बाहर छोड़ दी, लेकिन नहीं, श्वसन के 4 पार्ट है। जब आप श्वास भीतर लेते हैं और जब एक्सहेल होना प्रारंभ होता है, उसके बीच में आधे क्षण का, एक पल का एक पॉज आता है, एक स्लाइट पॉज आता है। और इसी तरह जब आपने एक्सहेल किया और जब इनहेल होना प्रारंभ हुआ, उसके बीच में एक स्लाइट पॉज आता है। तो जब आप काउंटिंग शुरू करें, जिन लोगों ने काउंटिंग की थी, उन 4 पार्ट को काउंट करना शुरू करें, देखिए आपका मन और अधिक रुकेगा, आपके विचार और अधिक थमेंगे। जब आपने उसको पॉज को काउंट करना भर शुरू किया, और आगे की एडवांस में जाते हैं, और एडवांस स्टेज पर आपने श्वास को भीतर लेकर भीतर रोक दिया और बाहर छोड़कर बाहर रोक दिया। योग की भाषा में इन्हें अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक कहा जाता है। अभी हम प्रयोग करने वाले हैं, सिर्फ 5 मिनट लूंगा। अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक के दौरान चाहने पर भी हमारे मन में किसी प्रकार के कोई विचार नहीं आने पाते हैं। चलिए हम सेशन समाप्त करेंगे, उसके पूर्व 2 से 3 मिनट इस प्रयोग को करेंगे। आप लोग चाहें तो पैर फैला लें एक बार, यदि आपको कष्ट हो रहा हो तो, फिर हम 2 से 3 मिनट का ध्यान करेंगे कंफर्टेबल स्थिति में। मेरे इंस्ट्रक्शंस के साथ चलिएगा। अभी खुली आंखों से बात करें, खुली आंखों से, क्योंकि अंतर कुंभक बाह्य कुंभक आप में से शायद अधिकांश लोग ना जानते हो। देखिए मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूं। मैंने अपनी लेफ्ट नोज बंद की है, राइट से इनहेल कर रहा हूं, सॉरी राइट बंद की है, लेफ्ट से इनहेल कर रहा हूं, और दोनों नासाद्वार बंद कर अंदर ली हुई श्वास को अंदर ही रोक लिया मैंने, जब तक क्षमता है। जब ना रुकते बने, मैंने लेफ्ट से इनहेल किया था, राइट से एक्सहेल कर रहा हूं, और पूरा एक्सहेल होते ही उस एक्सहेल आउट को भी बाहर रोक दिया। अभी मेरे लंग्स में कुछ भी नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है, एम्प्टी है। फिर इसी से श्वास भीतर ली, फिर अंदर लेकर रोका, अंतर कुंभक। ये प्रोसेस हमें करना है, मैं आपको गाइड करते जाऊंगा, आप करते जाइएगा। चलिए दोनों पैर घुटनों से मोड़ें, प्रारंभिक अवस्था में हाथ नीचे रखें, अभी प्राणायाम प्रारंभ में करें। अंतिम 3 मिनट इस सेशन के, कमर गर्दन रीढ़ चेहरा सीधा, नेत्र कोमलता से बंद करें। अपना मन अपने मन पर ले आए और मन में उठे विचारों को साक्षी भाव, दृष्टा भाव से देखना प्रारंभ करें। डिस्टेंस से देखें, दूर से देखें। राहुल भाई यहां खड़े होकर दूर से अपने विचारों को देखें, विचारों में इन्वॉल्व ना हो, इधर से भी विचारों से जुड़े नहीं। मैं एक आत्मा, मैं परम पिता परमेश्वर के पवित्र संतान, दिव्य ओजस्वी तेजस्वी एक आत्मा। मैं आत्मा देख रही हूं कि मेरे मन में क्या विचार आ रहे हैं। उन विचार में से मैं विचार उत्पन्न न करें, उन्हें दूर से देखें, डिस्टेंस बनाए रखें।
साक्षी भाव, दृष्टा भाव उनका रखें। विचारों का आगमन धीरे धीरे कम होने लगा है, न्यूनतम होने लगा है। जैसे ही हम हमारे विचारों के साक्षी बनते हैं, विचार स्वतः अनारूढ़ से जाते हैं। हम विचारों को रोकने का प्रयास करते हैं तो विचार और प्रबल गति से आते हैं। इसलिए उन्हें रोकने का प्रयास न करते हुए उनके प्रति साक्षी हो जाएं, दृष्टा हो जाएं। और अब अपने मन को नासिका पर, श्वासों पर केंद्रित करें और ब्रह्मांड की ऊर्जा के समान इन श्वासों को अडॉप्ट करना प्रारंभ करें। मानो ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा आते हुए श्वास के माध्यम से हमारे शरीर के भीतर प्रवेश कर रही है और जाते हुए प्रश्वास हमारे मन की नकारात्मकता को, ओवर थिंकिंग को, फियर, फोबिया, डिप्रेशन, एंजाइटी, क्रोध, तनाव, चिड़चिड़ाहट को दूर लेकर जा रही है। इस तरह हर श्वसन के साथ हम और अधिक ऊर्जावान, स्वस्थ होते जा रहे हैं। अब अपने श्वासों को 4 भागों में विभक्त करके देखें और उनकी काउंटिंग प्रारंभ करें। श्वास भीतर आई 1 और एक हल्का सा विराम आया 2, फिर श्वास बाहर जाना प्रारंभ हुई 3, फिर विराम आया 4, फिर श्वास भीतर आना प्रारंभ हुई 5। इस तरह निरंतर अपने श्वासों को 4 भागों में विभक्त कर काउंट करना प्रारंभ करें। सिंपली काउंट योर ब्रीथ, 4 हिस्सों में काउंट करें। अब धीरे से अपने हाथ को नासिका के पास लाएं, अंगूठे से राइट नोज बंद करें, लेफ्ट नासिका से धीमी, लंबी, गहरी श्वास ले और राइट से उसे बाहर छोड़ दें। फिर राइट से ही पुनः भीतर लें और लेफ्ट से मंद गति से, धीमी गति से बाहर छोड़ते जाएं। जिस नासिका से श्वास बाहर छोड़ी है उसी से पुनः भीतर लें और जिससे भीतर ले रहे हैं उसके विपरीत से बाहर छोड़ें। मैडम वो आ गए क्या? कूपन रख दो। अब इसके और एडवांस चरण में हम अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक प्रारंभ करेंगे। श्वास भीतर लेकर दोनों नासाद्वार बंद कर भीतर ली श्वास को भीतर ही रोक दें। घुटन महसूस हो उसके पूर्व ही विपरीत नासाद्वार से श्वास को बाहर जाने दें और बाहर छोड़ी श्वास को बाहर रोकने के लिए पुनः दोनों नासाद्वार बंद कर लें। बाहर छोड़ी श्वास को बाहर रोके, घुटन महसूस हो उसके पूर्व ही उसी नासाद्वार से पुनः भीतर श्वास लें जिससे हमने श्वास बाहर छोड़ी थी और पुनः भीतर ली श्वास को भीतर रोके। यही क्रम निरंतर जारी रखें। अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक के दौरान अपने मन को टटोलें, देखें मन में लेश मात्र भी विचार अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक के दौरान नहीं आने पा रहा है। श्वास भीतर लेकर जब हम दोनों नासाद्वार बंद करके अंदर ही श्वास रोक रहे हैं, मन पूरी तरह ठहर सा जा रहा है। इसी तरह श्वास को बाहर छोड़कर, बाहर छोड़ी श्वास को जब हम बाहर रोक रहे हैं, उस बाह्य कुंभक के दौरान भी चाहने पर भी कोई विचार मन में नहीं आने पा रहा है। निरंतर इस क्रिया को जारी रखें। अब अंत में जब लेफ्ट नासिका से श्वास बाहर चली जाती है तब नेत्र बंदी रखते हुए धीरे से अपने हाथ नीचे ले आए, दोनों हाथ घुटनों पर ले आए और अब कल्पना करें कि ब्रह्मांड की ऊर्जा आकाश से निकलती हुई हमारे क्रौन चक्र को, सिर के चोटी वाले स्थान को भेदती हुई हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। आकाश की यह ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती हुई संपूर्ण तन और मन को प्रकाशित करती जा रही है
संपूर्ण तन और मन को प्रकाशित करते हुए मन के समस्त अंधकार को, चिंता, कुंठा, निराशा, क्रोध, एंजाइटी, डिप्रेशन को दूर करती जा रही है। मैडम, मन उस रोशनी से नहाता चला जा रहा है। मैं पूर्ण सकारात्मकता से परिपूर्ण हो चुका हूं, हो चुकी हूं। मैं शांत हूं, मैं संपूर्ण हूं। मेरे जीवन में कहीं कोई अभाव नहीं। परिपूर्णता का भाव पूरी गहराई से अपने मन में लाते हुए अब अपने मन को अपने आज्ञा चक्र पर ले आए, भ्रू मध्य पर, सेंटर ऑफ द फोरहेड पर, और वहां अपने इष्ट का स्मरण करते हुए दोनों हाथ हृदय के पास प्रणाम मुद्रा में ले आए। पूरी श्रद्धा, समर्पण और भक्ति के भाव के साथ अपने इष्ट के चरणों में 3 बार ओम नाद के साथ वंदन करेंगे। गहरी श्वास लीजिए।